एपिसोड 520 क्रिस्टोफर का कॉल। चिराग का फोन आते ही रोहित के चेहरे पर काफी सीरियसनेस नजर आने लगी थी। गौतम गुलेरिया की मौत की खबर रोहित इस वक्त अनिका को नहीं बताना चाहता था। चिराग का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने अनिका की ओर देखा। अनिका की आंखों में अभी भी तारों की चमक नजर आ रही थी। अनिका को देखते ही रोहित को ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसकी धड़कन तेज होने लगी थी। रोहित धीरे धीरे अनिका के पास जाने लगा। अनिका समझ चुकी थी कि रोहित के दिल में इस वक्त क्या चल रहा था। करण ने अपनी आंखों से अपनी दूरबीन हटा लिए और बालकनी की रेलिंग का सहारा लेकर वह अनिका और रोहित की डायरेक्शन से अलग दिशा में देखने लगा। अनिका धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगी थी। इस बार रोहित की इस हरकत पर अनिका को गुस्से से ज्यादा हैरानी हो रही थी। कभी कुछ देर पहले जो रोहित इतना मायूस और उदास लग रहा था, अचानक ही उसके अंदर का फादर जाग गया था। अनिका ने अपने दोनों हाथों से रोहित को आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा, अब जाओ, ऊपर जाकर एक अच्छे बाप होने का फर्ज निभाओ। बच्चे यह सोचकर मायूस हो गए हैं कि मैंने तुमसे कोई ऐसी बात कर दी कि तुम मुझसे रूठ गए हो। रोहित को तभी चिराग के फोन के बारे में याद आया। रोहित ने अपना माथा खुजाते हुए अनिका से कहा, अरे नहीं, मैं तुमसे नाराज होकर नहीं जा रहा था। दरअसल सचमुच मुझे कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। अनिका को रोहित की यह बात इस बार सचमुच हैरान कर रही थी। अनिका सोचने लगी थी कि रोहित तो असल ड्रामेबाज निकला, बिल्कुल रिया की तरह। ऊपर कमरे में जब अनिका ने रोहित की मायूस शक्ल देखी थी तो उसे लगा कि उसे रोहित का पीछा करके रोहित को चीयर अप करना चाहिए, मगर यहाँ आकर पता चला कि वो तो इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे कंपनी में कुछ काम था। अनिका हैरान होकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर रोहित को देखने लगी। रोहित ने मुस्कुराकर अनिका की ओर देखकर फ्लाइंग किस दी और अपनी कार में बैठकर चला गया। ऑफिस पहुंचते ही रोहित ने देखा कि रोहित की केबिन में अब्दुल और चिराग दोनों सर झुकाए रोहित का इंतजार कर रहे थे। रोहित के आते ही दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। ऑफिस में आने के बाद रोहित कुछ देर तक अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर यहाँ वहाँ घूमते रहा। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अब्दुल की ओर देखकर कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि उस पर नज़र बनाकर रखो। तुम लोगों का पता तक नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। अब्दुल के पास रोहित की सब बात का कोई जवाब नहीं था। गौतम को रोहित के कहने पर ही उसके आदमियों ने लूटा था। गौतम दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया था, मगर रोहित को यह यकीन था कि उसके आदमी हमेशा उस पर नज़र बनाए हुए थे। मगर आज अचानक गौतम की मौत की खबर सुनकर रोहित को अब्दुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रोहित को यकीन नहीं हो रहा था कि अब्दुल जैसे आदमी ने इतना जिम्मेदार काम किया था। अब्दुल जानता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। वह बस सर झुकाकर अपनी जगह पर खड़ा रहा। तभी चिराग ने धीमी आवाज में रोहित से कहा, सर, एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। रोहित ने तेज सांसें लेते हुए चिराग से कहा, बताओ, क्या कहना चाहते हो। चिराग ने अटकती हुई आवाज में जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैंने रेशमी की फोन पर सारी बातें सुनी। मुझे लगता है कि उस लड़के अलेक्जेंडर के साथ रेशमी के संबंध कुछ ठीक नहीं है। हालांकि मैं अलेक्जेंडर की आवाज़ नहीं सुन पाया। मुझे लगता है कि किसी ने उसके फ़ोन में एक ऐसा डिवाइस लगा रखा है जिससे उसका फ़ोन कोई हैक नहीं कर सके। रोहित ने यह बात सुनते ही धीमी आवाज़ में अपनी गर्दन झुकाकर कहा, हाँ, मैं जानता था ऐसा ही होगा। क्रिस्टोफर और उसकी गैंग काफ़ी शातिर लोग हैं। वह जान चुके होंगे कि बच्चे तक पहुंचने के लिए हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे और इसलिए पहले से वह तैयारी करके बैठे थे।
रोहित की बात सुनते ही अब्दुल को कुछ याद आया। अब्दुल अपनी जगह से आगे बढ़कर रोहित से कहा, बॉस, आपकी बात सच हो सकती है, क्योंकि गौतम ऐसे ही भूख प्यास की वजह से नहीं मरा। उसके मरने के पीछे किसी का हाथ हो सकता है। इस बात पर चिराग और रोहित दोनों चौंक उठे। अब्दुल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मेरे आदमी कई दिनों से गौतम पर नजरें बनाए रखे थे। अगर उसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचती और कई दिनों तक खाना नहीं मिलता तो किसी न किसी भेष में मेरे आदमी जाकर उसे भीख दे आते, ताकि वह पेट भरकर खाना खा सके और किसी तरह जिंदा रह सके। मेरे आदमी कल भी उस पर नज़र बनाए हुए थे, मगर कल रात को अचानक ही वह जिस फ्लाईओवर के नीचे सोते थे, वहाँ कुछ आवारा लोगों का झुंड पहुंचा। रास्ते पर लेटे गौतम पर अचानक ही उन लोगों ने हमला कर दिया। मेरे आदमियों को लगा कि शायद रोटी को लेकर उन लोगों के बीच में हाथापाई हुई थी। जैसे ही वह लोग गौतम को छुड़ाने पहुंचे, सारे के सारे हवाला लोग भाग खड़े हुए। शकल सूरत से वह लोग रास्ते के भिखारी लग रहे थे, मगर जब उन्होंने गौतम की ओर देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके पेट में चाकू से वार किया गया था। अब अस्पताल ले जाते ही गौतम ने दम तोड़ दिया। हो सकता है यह कोई रास्ते की आम मारपीट ना हो सकता है गौतम की मौत के पीछे क्रिस्टोफर की गैंग का हाथ हो। अब्दुल की बातों में कहीं न कहीं रोहित को सच्चाई नजर आ रही थी। चिराग ने भी अब्दुल की बात सुनने के बाद रोहित की ओर देखकर कहा, बॉस, अब्दुल ठीक कह रहा है। मुझे लगता है जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। जरा सोचिए, इतने दिनों से अगर हमारे आदमी गौतम पर नजर बनाए हुए हैं और अब तक उस पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ, तो अचानक से हमला कैसे हुआ? उस बच्चे के बारे में पता चलते ही गौतम को रास्ते से हटा दिया गया। इसका मतलब साफ है, वो इस बच्चे की आइडेंटिटी हमसे छुपाना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि उस बच्चे के जन्म से जुड़ी असलियत किसी भी तरह हम तक पहुंचे। और वो लोग यह बात भी अच्छी तरह जानते थे कि एलेक्जेंडर के जन्म से जुड़ी आखिरी कड़ी गौतम ही थे। उन्होंने उस कड़ी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। रोहित ने अब्दुल और चिराग की बात सुनने के बाद अपने दोनों हाथ जेब में डालकर अपनी गर्दन झुकाकर कहा, इसका मतलब साफ है कि हमारा दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हमने उन पर नज़र बनाए रखी है, मगर वह हमसे ज़्यादा शातिर है और हमसे ज़्यादा तेज है। नज़र दरअसल उन्होंने हम पर बनाए रखी है। हमारी हर चाल के पहले वह अपने चाल चल देते हैं। हमें किसी भी तरह इस खेल में बढ़त हासिल करनी होगी। यह कहने के बाद रोहित अपने केबिन में अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। वह लैपटॉप ऑन करके इंटरनेट पर कुछ चेक करने लगा। अब्दुल और चिराग भी रोहित के ठीक सामने आकर बैठ गए। रोहित ने अपनी नज़रें लैपटॉप स्क्रीन पर टिकाकर चिराग से पूछा, रेशमी की क्या खबर है? चिराग ने जवाब देते हुए कहा, रेशमी ने कहा है कि बहुत जल्द अलेक्जेंडर दिल्ली पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल में अगले दो तीन दिन में अलेक्जेंडर यहाँ आ जाना चाहिए। लैपटॉप की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां फेरते हुए रोहित ने चिराग से कहा, तुम एक काम करो, रेशमी को बार बार पूछते रहो कि अलेक्जेंडर कब तक आ रहा है। चिराग ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है बॉस। हमारे आदमी हर 1 घंटे में रेशमी को कॉल लगाकर अलेक्जेंडर के बारे में पूछताछ करके रेशमी को फोर्स कर रहे हैं। वैसे उसे फोर्स करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है। वह खुद ही हर 1 घंटे में अपने साथियों को कॉल लगाकर अलेक्जेंडर के बारे में पूछताछ कर रही है। फिक्र मत कीजिए बॉस, इस बार यह बाजी पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अगर रेशमी को जिंदा रहना है तो किसी भी हालत में अलेक्जेंडर को दिल्ली बुलाना होगा। यह बात तो वो अच्छी तरह जानती है। रोहित ने बिना देखे लैपटॉप पर अपना
काम जारी रखा। तभी अचानक रोहित के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा। रोहित हैरान होकर कुछ देर तक अपने फ़ोन स्क्रीन पर देखता रहा। कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। चिराग भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोहित के वीआईपी नंबर पर कोई अननोन नंबर से कैसे कॉल कर सकता है। रोहित के नंबर पर एक स्पेशल फैसिलिटी मौजूद थी। कोई भी इंसान प्राइवेट नंबर के जरिए रोहित को कॉल नहीं लगा सकता था। सिर्फ वही लोग रोहित को कॉल लगा सकते थे जिनका नंबर रोहित के फ़ोन में स्टोर्ड होता था। मगर इस अननोन नंबर को देखकर चिराग को भी काफ़ी हैरानी हो रही थी। कुछ देर बाद फिर से अननोन नंबर से रोहित के मोबाइल पर कॉल आने लगा। इस बार इससे पहले कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता, रोहित ने कॉल उठा लिया। कॉल कनेक्ट होते ही एक विदेशी बंदे की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। हाउ आर यू मिस्टर रोहित मारवा। उस आदमी की आवाज़ सुनकर इतना पता चल रहा था कि वह आदमी इंडियन नहीं था। टूटी फूटी हिंदी में वह आदमी रोहित से कहने लगा, वैसे मिस्टर मारवा, मेरी गैंग आपको अपना दुश्मन नहीं मानती है। यह बात रोहित के कानों पर पड़ते ही रोहित ने जवाब देते हुए कहा, तुम क्या क्रिस्टोफर बोल रहे हो। रोहित की बात सुनते ही फोन पर हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। क्रिस्टोफर ने जवाब देते हुए कहा, मान गए आप सचमुच कमाल के बिजनेसमैन हैं। इंसान को पहचानने की आपकी काबिलियत की मैं दाद देता हूँ। कब किस वक्त कौन कॉल कर सकता है इसका अंदाज़ा आपको बिल्कुल सही है। रोहित जानना चाहता था कि आखिर क्रिस्टोफर रोहित को कॉल करके क्या कहना चाहता था। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मिस्टर मारवा, मेरी बहन थोड़ी नासमझ है। उन दिनों आपके बच्चे के बारे में आपसे छुपा कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मगर जाने दीजिए, जवानी में अक्सर छोटी मोटी गलतियाँ कोई भी कर बैठता है। यह बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। मगर जरा सोचिए, 6 साल आपके बेटे को हमने अपना बेटा समझकर पाला है। इसके बदले में आप मेरी बहन की जान तो बख्श सकते हैं। इतना तो आपका बिजनेस का वसूल भी आपको कहता होगा। क्रिस्टोफर की इस बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, आपकी बहन की जान बचाना तो आपके हाथों में है, मेरे हाथ में नहीं है। क्रिस्टोफर ने फिर इस बात का जवाब देते हुए कहा, मान गया आप एक पक्के बिजनेसमैन हैं। तो चलिए एक सौदा करते हैं। अगर आपको बच्चा मिल जाएगा तो आप मेरी बहन की जान बख्श देंगे। क्या यह सौदा आपको मंजूर है। रोहित भी क्रिस्टोफर की किसी भी बात में इतनी आसानी से आने वाला नहीं था। रोहित ने कड़क आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, पहले बच्चे को दिल्ली भेजिए, बाकी की सारी बातें उसके बाद ही करेंगे। क्रिस्टोफर ने रोहित की बात पर नाराज़गी जताते हुए कहा, दिस इज नॉट अ फेयर डील मिस्टर बिजनेसमैन। रोहित ने भी अपनी अकड़ पर अपनी आवाज़ में बरकरार रखते हुए क्रिस्टोफर से कहा, अब यह डील फेयर है या नहीं, यह आपको तय करना है। मगर याद रखिएगा, अगले 3 दिनों में अगर बच्चा नहीं पहुंचा, फिर आपकी बहन को ढूंढने की आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहेगी। इसका भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। रोहित की धमकी को सुनने के बाद अचानक ही क्रिस्टोफर की हंसी फोन पर सुनाई देने लगी। अपनी हंसी पर कंट्रोल करने के बाद क्रिस्टोफर ने रोहित से कहा, एक बात कहूँ आपसे मिस्टर मारवा, आप रेशमी के साथ जो चाहे कर सकते हैं। रेशमी यहाँ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। लेकिन एक बात है जिसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, फिर इसमें नुकसान आपका ही है। बच्चे को दिल्ली भेज रहा हूँ, उसे पिकअप करना भूलिएगा नहीं। इससे पहले कि रोहित क्रिस्टोफर की और कुछ कह पाता, क्रिस्टोफर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। स्पीकर फ़ोन के जरिए चिराग ने भी क्रिस्टोफर की सारी बातें सुनी थी। चिराग हैरान होकर रोहित की ओर देखकर पूछने लगा, सर, इसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे इसे रेशमी से कोई लेना देना है ही नहीं। वह जिए या मरे, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर इसे रेशमी से कोई
लगाव नहीं है तो यह बच्चे को यहाँ क्यों भेज रहा है? इसका आगे हुआ क्या? नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।